हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज नरेशन का यह चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड किए गए हैं जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो तीनों पार्ट देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यह चौथा पार्ट देखें और आज नरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं नरेशन में सबको आज मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 पार्ट में नरेशन बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया। आप उसको देखिए और आपको जो लगे जैसा मेरा काम लगे उसके हिसाब से आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए लगातार जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा कंटिन्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स इंग्लिश में भी मिले। वैसे कॉमर्स के जितने भी छात्र छात्राएं उनके लिए तो अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, हिंदी सबका अपलोड किया जा रहा है। लेकिन अगर आप आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, इंग्लिश तो सबके लिए एक ही है, एक ही सिलेबस है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा, जो आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, और एक बात, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिले यह वीडियो और उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का यह चौथा पार्ट, और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल रूल्स। पिछले 3 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जो नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, सबका डेफिनेशन, और जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसका रूल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जनरल रूल 3 होते हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तीनों जो जनरल रूल है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल रूल। जनरल रूल का मतलब होता है जो हर एक वाक्य पर लागू होगा, जो सभी वाक्यों पर लागू होगा उसको जनरल रूल बोलते हैं। और आज हम लोग देखेंगे स्पेशल रूल, यानी कि स्पेशल सेंटेंस पर ही काम करेगा, सभी सेंटेंस पर यह रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पेशल रूल में सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस देखा, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव को देखा। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, नहीं? यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो निम्न नियम से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदले। क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य होता है और वह वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है, यानी कि तुमसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य सेंटेंस कहा जाता है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाक्य जो दिया रहता है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न नियम के अनुसार बदलेंगे। और देखते हैं नियम क्या है। सबसे पहला जो नियम है उसको हम लोग देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक, या तो इफ दोगे या तो वेदर दोगे। इफ या वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करें। सबसे पहला जो नियम है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले अभी तक हम लोगों ने दैट का प्रयोग किया। इन्वर्टेड कॉमा के बदले असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने दैट का प्रयोग किया, लेकिन स्पेशल रूल है, यहाँ पे स्पेशल सेंटेंस है तो स्पेशल रूल लगेगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ का या वेदर का। इफ या वेदर में से कोई एक और इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा कहां और इफ या वेदर लगेगा कहां, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले तो ये कंप्लीट हो गया ना। इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर दोनों में से कोई एक और इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करें। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो इफ या वेदर कहां लगेगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी एनोमलस फिनिट से शुरू हो, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? देखो
प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक वाक्य ऐसा होता है जिसका उत्तर रिप्लाई में यस और नो मिलता है। अगर मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने खाना खाया, तुम बोलोगे यस अगर खाना खा लिया हो, नहीं तो बोलोगे नो। क्या तुम विद्यालय जाओगे, यस या नो। क्या तुम पढ़ोगे, यस या नो। लेकिन कुछ ऐसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें तुमको यस और नो से काम नहीं चलेगा, रिप्लाई में तुमको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। हम तुमसे पूछ देंगे, मान के चलो जो भारत का राजधानी दिल्ली क्यों है, और तुम यस या नो में उत्तर दोगे, तुमको तो कुछ कारण बताना पड़ेगा ना। तो जिसमें कुछ सेंटेंस का आंसर रिप्लाई, कुछ क्वेश्चन का रिप्लाई अगर डिटेल्स में देना होगा तो उस सेंटेंस का उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है, ठीक है ना, व्हाई, व्हाट, हुम, और इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी एनावलस फिनिट से शुरू हो, अर्थात इज से शुरू होगा, या एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, डू, डज, डिड, etc से प्रारंभ हो। कोई सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, डू, डज, डिड, etc से प्रारंभ हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो दैट लिखते थे ना, तो दैट के स्थान पर, जहां अभी तक तुम लोगों ने दैट का प्रयोग किया, वहां अब क्या करोगे, दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग होगा। क्लियर। इफ या वेदर का प्रयोग कब होगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, डू, डज, डिड से प्रारंभ होगा, ठीक है। चलो अगर देखो, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो, इज, एम, आर से प्रारंभ होगा तब तो समझ गया। अब है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, हुम, etc अगर प्रारंभ में हो तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, अर्थात दैट के स्थान पर, अर्थात इफ या वेदर के स्थान पर, अभी हम लोगों ने सीख लिया जो कहा इफ और वेदर होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिखेंगे। मतलब इफ और वेदर नहीं लिखेंगे, दैट नहीं लिखेंगे, वहां पे जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उस सेंटेंस में, वाई से अगर प्रारंभ है तो वाई लिख देंगे, व्हाट से प्रारंभ होगा तो व्हाट लिख देंगे, अगर व्हिच से प्रारंभ होगा तो व्हिच लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इफ कहाँ होगा, वेदर कहाँ होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड को कहाँ लिखना है, क्लियर। दूसरा जो नियम है वो है रिपोर्टिंग वर्ब्स, यानी कि से टू, सेज टू, शेड टू। देखो टू, से और से टू, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा और से के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो टू हो जाएगा, यही है ना। सेज टू, शेड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आस्क में, डिमांडेड, इंक्वायर्ड में बदल दें। लेकिन जनरली तुम लोग इसका ही प्रयोग करना, ठीक है ना, आस्क बस इसका ही प्रयोग करना, इस सबको अभी ध्यान मत देना, ठीक है। चलो बोर्ड के लेवल के लिए यानी बस इतना काफी है, फिर आगे अगर लेवल बढ़ेगा तो तुम यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। वांटेड टू बहुत कुछ होता है, इतना ही नहीं होता है, बस तुम लोगों के लिए जितना जरूरी था उतना ही मैंने यहाँ पे बताया। चलो तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ना अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। चलो, या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं, अगर तुमसे पूछेगा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम यस या नो में उत्तर दोगे, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा में क्या प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर कोई कर सकते हो। और खास करके अभी नरेशन का 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में रहेगा ही, तो एक काम करोगे, तुमको याद होगा 4 ऑप्शन मिला रहेगा, 4 ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे इफ और वेदर होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर इफ और वेदर नहीं है तो आंसर नहीं होगा, आगे उस 2 ऑप्शन को कट कर देना, बस बचा 2 ऑप्शन, उस 2 ऑप्शन में से एक को हमको चूज करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरा रूल फॉलो करते हैं, रूल हमें पता है, तो हम रूल के आधार पर ही सही और गलत का पहचान कर लेंगे, ठीक है ना। इतना बात थोड़ा ध्यान से सुन लो। तो आर यू इल, इसको, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव बना लेंगे। तो आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, इसका असर्टिव क्या होगा, तुम बीमार हो,
तो ये हो जाएगा यू आर इल, बस ऐसा। अगला है डज सी स्लिप, डज सी स्लिप, डज सी स्लिप क्या होगा, सी स्लिप्स, स्लिप्स हो जाएगा। अभी स्लिप V1 का प्रयोग, डू डज dd के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे स्लिप है। लेकिन जैसे ही इसको असर्टिव बनाएंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, स्लिप्स। ठीक है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल लेंगे। बस इतना नियम अगर तुम फॉलो करते हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को तुम इजी वे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरल रूल्स को फॉलो करें। जनरल रूल्स का तो मतलब ही होता है जो प्रत्येक वाक्य पर लागू होता है, तो जनरल रूल्स तो लागू होगा ही, लागू होना ही होना है, बस तुमको कुछ चेंजेस करना है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट की जगह पे इफ या वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। वहां लिखते थे टेल, टेल्स, टोल्ड, अब यहाँ पे हमको लिखना है आस्क, आस्क, आस्क्ड, बस यही कुछ चेंज हुआ है, और रेस्ट जनरल रूल जो है वो काम करेगा ही ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्पेशल रूल में हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस को कवर किया। अब कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर कुछ पूछना है इसमें जो क्या करें नहीं करें तो पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस। देखो इसमें हम उतना ही कवर कर रहे हैं जितना कि बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है और आएगा। ठीक है ना, उससे ज्यादा अभी उतना माथापच्ची करके कोई फायदा नहीं है। चलो, हाँ एक बात और ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें इंट्रोगेशन का साइन होगा, यानी क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जब हम चेंज करेंगे, चलो वो तो बता देंगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, लास्ट में हम कुछ एग्जांपल को भी कवर करेंगे ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। चलो, तो स्पेशल रूल में अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। देखो सबसे पहले जानना जरूरी है जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक का आंसर यस और नो में मिल जाएगा, एक को हमको डिटेल्स में बताना होगा। अगर यस और नो में उत्तर मिलता है तो हम इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे दैट के बदले में, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। अगर डिटेल्स में अगर उत्तर हमको बताना होगा तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड को ही दैट या इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख देंगे। ठीक है ना, एक और दूसरा है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से होता है तो समझ जाएंगे जो इसमें इफ और वेदर का प्रयोग होगा। ठीक है ना, और इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द, जैसे क्यों, तुमने क्यों ऐसा किया, तुम कहाँ गया था, हाँ, तुम कैसे यह किया, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, प्रश्नवाचक शब्द हुआ। ठीक है ना, चलो अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। तो सामान्यतः जनरली इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का मतलब होता है आदेश या आज्ञा। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश या आज्ञा। कमांड का मतलब ये होता है आदेश देना या अधिकार रखना। क्या, कमांड, आदेश देना या अधिकार रखना। रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना या विनती। प्रे का मतलब ही होता है प्रार्थना। ठीक है ना। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब ही होता है सलाह देना। ईटीसी का बोध होता है। इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस का बोध होता है। ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य होता है इंपरेटिव सेंटेंस हो तो निम्न नियम के अनुसार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस होगा क्या, इंपरेटिव, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम निम्न नियम को फॉलो करेंगे। क्या है पहला नियम, देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में बदल दें। कोई एक में ही कन्वर्ट करेंगे। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस, ईटीसी का बोध होता है। तो अगर एडवाइस का बोध होता है तो हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस में। अगर धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है तो वार्न में।
अगर प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है तो रिक्वेस्ट लिख देंगे, किसी को सलाह दे रहा है तो वहां पे सजेस्ट या एडवाइस लिख देंगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार, किसके अर्थ के अनुसार, तुम्हारा जो रिपोर्ट इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो भी अर्थ निकले उस अर्थ के अनुसार क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किस में, टेल में, आस्क में, ऑर्डर में, कमांड में, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में, किसी एक में ही चेंज करना है, ठीक है। अब दूसरा देखो, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपरेटिव सेंटेंस में देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा था जो राम सेज, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। राम सेज टू सीता ऑब्जेक्ट है, तो हम वहां कुछ नहीं करते थे, ऑब्जेक्ट होता था तो लिखते थे, नहीं होता था तो नहीं लिखते थे। लेकिन इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तब तो कोई बात ही नहीं है, हमको लिखना है। अगर नहीं भी है तो अपने सुविधा अनुसार, सेंटेंस के सुविधा अनुसार, सेंटेंस को देखकर एक उपयुक्त ऑब्जेक्ट हम दे देंगे, ठीक है ना। और याद रखना, होता है कभी कभी क्या, जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होता है उसमें सेकंड पर्सन रहता है। ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वाक्य होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहता है। तो सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको चेंज किया जाता है किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो तुम किसके साथ चेंज करोगे। तो इस स्थिति में तुम अपने मन से एक उपयुक्त ऑब्जेक्ट पहले ही दे दोगे। ध्यान से देखना, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पहले रीड करना क्या है। अगर ऑब्जेक्ट है किसमें, सॉरी सेकंड पर्सन है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, चेंज तो करना है ऑब्जेक्ट के साथ ही। इस स्थिति में भी तुम क्या करोगे, एक उपयुक्त ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस हो सकता है और होगा। और स्पेशली हम अभी बात कर रहे हैं किसका, अभी हम स्पेशली बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें। अब बात उठता है जो क्या दें, तो सेंटेंस को पढ़ना, उसके दृष्टिकोण से जो लगे वही दे देना, ठीक है। अब देखो, हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट होता है, विनय होता है, तो प्लीज काइंडली ये सब रहता है, तो प्लीज काइंडली सबको हटा देना है, प्लीज काइंडली सबको क्या करना है, हटा देना है, प्लीज काइंडली नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखो, इसमें हो सकता है सर मैडम, ऐसे भी हो सकता है, तो सर मैडम के जगह पर हम रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। वैसे तुम लोगों को के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर आ जाए इसलिए थोड़ा बता देता हूँ। इसका अभी मैं इजी वे बता रहा हूँ, इजी, क्योंकि बोर्ड के मॉडल से जो भी हो, बोर्ड के दृष्टिकोण से जो भी हो, नहीं तो अगर हाई लेवल पे जाओगे तो सर मैडम ऐसे हो सकता है, तो सर मैडम को हटा दिया जाता है, लेकिन सर मैडम के बदले में रिस्पेक्टफुली लिखा जाता है ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन बता दिए, अगर ऐसा दे दे तो फिर देख लेना, डील कर लेना। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू को लिखें। अभी तक हम सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस था दैट लिखते थे, इंट्रोगेटिव में इफ, वेदर या इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में टू लिखेंगे और नॉट टू लिखेंगे। अब बात तो उठता है जो टू कहाँ लिखेंगे और नॉट टू कहाँ लिखेंगे। तो टू लिखेंगे अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो है ना निगेटिव नहीं है ना, तो टू लिखेंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट टू लिखेंगे। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आदेश दे रहा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, इसमें निगेटिव तो नहीं है तो टू लिखना है। लेकिन डोंट डू दिस, यह मत करो, निगेटिव है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, नोट टू। क्लियर। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि संबोधन के रूप में कोई नॉन रहे, रिपोर्टेड स्पीच में यदि संबोधन के रूप में कोई नॉन रहे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दे। क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में यदि संबोधन के रूप में कोई नॉन रहे, रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के लिए जैसे होता ही सेज राम, इन्वर्ट रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे,
ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में और पूरा समझ में आ जाएगा, फिर देखना जहां जहां प्रॉब्लम हो उसको फिर देख लेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी आर यू इल। देखो प्रश्न पूछ रहा है ही सेड टू मी आर यू इल, ही सेड टू मी आर यू इल। देखो आर यू इल यहां देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस नियम का हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या ही सेड है तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड हो जाएगा आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ या वेदर, अब तुमको जो लिखना हो, इफ या वेदर जो लिखना हो लिख देंगे, एक ही लिखना। और एग्जाम में तो ऑप्शन में से कोई एक ही रहेगा, इफ या वेदर। लेकिन ध्यान रखना इफ या वेदर दोनों में से कुछ नहीं है तो वो दोनों ऑप्शन को कट कर देना, दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब आर यू इल, अभी शायद यहाँ आर यू इल, इसको क्या बनाएंगे, पहले एसर्टिव बना लो तो यू आर इल। अब कन्वर्ट करो, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, नहीं तो यू इसके साथ चेंज हो जाएगा, क्या होगा आई। अब देखो इज एम आर वाज वेन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा आई वाज इल। यहाँ पे इंट्रोगेशन का साइन नहीं देना है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब आगे देखो सी सेड टू मी, सी सेड टू मी डू यू लव मी, सी सेड टू मी डू यू लव मी। देखो अब क्या होगा, सेड टू है तो आस्क्ड हो जाएगा, सी आस्क्ड मी डू यू लव मी, बताए थे डू डज डिड के साथ प्रारंभ होगा तो इफ या वेदर, इफ या वेदर। अब देखो डू यू लव मी, इसको अब एसर्टिव बनाओ, यू लव मी। अब यू लव मी को चेंज कर दो, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा आई। कौन टेंस है, डू यू लव मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में बनाना है क्योंकि जनरल रूल तो फॉलो होगा ही। ठीक है ना, तो आई क्या सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है ना, आई लव्ड, क्या मी है ना तो मी फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा यानी कि हर हो जाएगा, आई लव्ड हर। चलो लास्ट क्या है, सी सेड टू मी। देखो अभी तक सिर्फ यस और नो में आंसर देने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब देखो सी सेड तो आस्क्ड मी। देखो व्हाट दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम ना तो दैट लिखेंगे, ना तो इफ लिखेंगे, ना तो वेदर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे व्हाट। ठीक है ना, अब व्हाट डू यू वांट, यू वांट हो जाएगा इसका एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा आई, और व्हाट डू यू वांट सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में तो आई वांटेड। ठीक है ना, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। चलो अब देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ही सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखो ये क्या कर रहा है, सोचो, इसमें तुम टोल्ड दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन एडवाइस तो हो नहीं सकता है, पानी लाओ, इस सलाह कौन किसको देता है, ऑर्डर ही होगा। तो देखेंगे ही ऑर्डर्ड, he ordered to bring a glass of water। बहुत ही इजी है, जनरल रूल तो होगा ही लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, देखो द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर क्या देगा, ऑर्डर देगा, किसी को पैसा लेकर काम करता है, सलाह ही दे सकता है, करने का मन हो करो, नहीं करने का मन हो नहीं करो। जैसे हम देते हैं सलाह, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। ऑर्डर कौन देता है, जो निस्वार्थ काम करता है। ठीक है ना, देखो द डॉक्टर सेड, यहाँ क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस। ठीक है ना, मी क्या होगा तो टू हो जाएगा ना, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इस प्रकार से तुम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे। तो अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक दो है, एम्फेटिक है, ये सब तो है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो एक रोज कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या कुछ जो छूटा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना नरेशन में पर्याप्त है। ठीक है ना, चलो कल पढ़ेंगे वॉइस। ठीक है।